चोए साहब के बाहर आने से इनेलो का संगठन बहुत तेजी से और बड़ी मजबूती से उभर के आएगा। इस प्रदेश को बचाना है तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ठीक नेता है वो लोग इनेलो में आएंगे। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब की सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लोग इनेलो के साथ है, चौटाला साहब के साथ है। जो जेजेपी का वोटर है कभी भी कांग्रेस और बीजेपी का वोटर नहीं रहा, वो वोटर हमारा है। ठीक है, भटक गए, गुमराह हो गए कुछ लोग उस वक्त, अब वो लोग वापस आ रहे हैं, आ नहीं जाएंगे, आना शुरू हो चुके हैं। जेजेपी कहाँ है? लोगों के बीच के अंदर वो लोग जा नहीं सकते। अपने डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी वो लोग लोगों में प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में भी जेजेपी तो कहीं पे भी नहीं है। एक दुष्प्रचार सुनियोजित ढंग से चौटाला साहब के खिलाफ सदा से रहा, इन लोगों ने किया, लेकिन लोग ये नहीं देख पा रहे कि उस आदमी ने कितने काम किए। पूरे हरियाणा में जितने भी नगर पालिका के, पंचायतों के, जिला परिषदों के, ब्लॉक समिति के जितने भी चुनाव हैं, उन सब पे चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट समय पे ही उतारेंगे। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी कोई डेट नहीं आई है, समय पे कैंडिडेट आएगा और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उसको सपोर्ट मिलेगी शहर से। आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक आम आदमी इससे इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की असली खबर हम लेने आए हैं अशोक जैन जी से। अशोक जैन जी की पहचान प्रदेश महासचिव के रूप में है इनेलो के। कायदे से अशोक जैन जी उन आदमियों में से हैं जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन के लिए काम करते हैं। पर्दे के आगे की जो गतिविधियाँ होती हैं वो पर्दे के पीछे से संचालित होती हैं। उन्हीं में से एक अशोक जैन जी हैं। आज इनसे हम पर्दे के पीछे की कोशिश करेंगे बातें जानने की, और आइए बिना देर किए आपसे मिलवाते हैं अशोक जैन जी के। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत है आपका। अशोक जी, चौटाला साहब जो है 3000 से ज़्यादा दिनों की सज़ा जो है पूरी करके वापस आ गए हैं। अब वो फिर से राजनीतिक मैदान में जो है उतरने की तैयारी में है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं पार्टी का भविष्य के रूप में? आदरणीय चौटाला साहब इस प्रदेश के नहीं, देश के स्तर पे मैं ये मान के चलता हूँ कि उनसे बड़ा संगठन करता कोई नहीं है। जिस ढंग से वो अपनी राजनीतिक दल को संगठित करके मजबूत कर सकते हैं, उनका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है संगठन करने में। तो मैं ये समझता हूँ कि चौए साहब के जेल से रिहा होने के बाद पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों में एक उमंग है, एक उत्साह है, और वो ये लोग मान के चलते हैं कि हमारे बीच हमारा नेता सही मायने में अब दुगने उत्साह के साथ आएगा। और चौटाला साहब की जो कार्यशैली है और जो उनका अपना व्यक्तित्व है और लोगों के साथ जो उनका अपनापन है, मैं ये समझता हूँ कि चौए साहब के अब बाहर आने से इनेलो का संगठन बहुत तेज़ी से और बड़ी मजबूती से उभर के आएगा, जिसकी पार्टी को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई संगठन अगर मजबूत होगा तो सरकार बनाएगा, और सरकार ही जनसेवा के रास्ते पे जाती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि चौटाला साहब की वजह से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऐसा उत्साह है जो जुनून का रूप ले लेगा, और पार्टी जो है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। ये तो सही है कि चौटाला साहब की पहचान जो है कुशल संगठनकर्ता के रूप में है, और इतने दिन में ये कमी इनेलो ने महसूस भी की, देखा भी कि किस तरीके से इनेलो जो है फिर से ऐसा सब कहने लगे थे कि इनेलो का एक तरीके से जनाधार और अस्तित्व जो है संकट में है। चौटाला साहब से अभी करिश्मे की उम्मीद है, तो आप क्या मानते हैं चौटाला साहब पहला काम ऐसा कौन सा करेंगे जिससे कि संगठन दोबारा मजबूत होगा? संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना। गांव-गांव में चौटाला साहब खुद जाएंगे, पुराने साथियों को एक्टिव करेंगे
कि भी इस प्रदेश को, इस देश को अगर बचाना है तो आप लोग खड़े हो, आगे आओ, जिससे कि इन भ्रष्ट लोगों से पीछा छूट सके। चलिए, आपने पुराने साथियों की बात करी जैन साहब। पुराने साथियों में हम पिछले दिनों देखें रामपाल माजरा भी जी हैं, वो लड्डू बांट रहे हैं चौटाला साहब। हमने उनसे बात भी करी, उन्होंने हालांकि किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया और हाँ भी नहीं करी। तो क्या माना जाए कि पुराने साथियों में सबसे पहले कौन कौन से चेहरे आपके दिमाग में आते हैं कि आप चाहेंगे चौटाला साहब से कि उन पर पहले काम किया जाए? नहीं, देखिए, चौटाला साहब, चौधरी अभय सिंह, चौधरी रामपाल माजरा, ये मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरे से ऊपर स्तर की बात है। ये उनके अपने निजी फैसले हैं और चूँकि इस बारे के अंदर मैं कुछ कहूँगा तो छोटा मुँह बड़ी बात होगी, क्योंकि वो नेता है, उन लोगों के अपने फैसले हैं। इस प्रदेश का भविष्य उन्होंने देखना है। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि इस प्रदेश को बचाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ठीक नेता है वो लोग इनेलो में आएंगे, चौटाला साहब का साथ देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। कैथल नगर पालिका की बात करते हैं। कैथल नगर पालिका के अभी चुनाव जल्द ही घोषित हो जाएंगे, पूरे हरियाणा में भी होंगे, ठीक है। ये सीट महिला के रिजर्व हो गई है। अभी हमने जितने लोगों से बात करी उनमें कांग्रेस के और बीजेपी से दावेदार हैं टिकट की। इनेलो का कोई दावेदार अभी तक सुनने को नहीं मिल रहा। नहीं, पार्टी पूरे हरियाणा में जितने भी नगर पालिका के, पंचायतों के, जिला परिषदों के, ब्लॉक समिति के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उन सब पे चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी, सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। और कैथल में भी हम नगर पालिका के चेयरमैन का कैंडिडेट उतारेंगे। नहीं, कैथल में उतारेंगे। मैं ये बता सर, अभी चर्चा नहीं है इन लोग ऐसे कैंडिडेट की, मतलब किसी का नाम तो होना चाहिए। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ आज़ाद कैंडिडेट फील्ड में हैं, जिन लोगों की अपनी, उनको पहचान बनाने में भी समय लगता है, इसलिए वो लोग फील्ड में हैं। इन लोग की तो अपनी पहचान है, तो कैंडिडेट समय पे ही उतारेंगे। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी कोई डेट नहीं आई है, समय पे कैंडिडेट आएगा और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उसको सपोर्ट मिलेगी शहर से। अच्छा, जैसा आप तो चौटाला साहब के बहुत लंबे समय से साथी रहे, तो आपसे एक सवाल जो है मेरे मन में काफ़ी घूमता रहता है कि देवीलाल जी ने चौटाला जी को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? संघर्ष, लोगों के बीच में रहना, पार्टी को संगठित करना, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही चुना कि ये मेरा सही मायने में उत्तराधिकारी हो सकता है और जो इस प्रदेश की जनता के लिए कुछ अच्छा कर सके। अच्छा, जब विपक्षी बात करते हैं इनेलो के राज की, तो वो याद दिलाते हैं कि इनेलो के राज में किस तरीके से अपराध था, गुंडागर्दी थी, ये सब चीज़ें थी। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक दुष्प्रचार सुनियोजित ढंग से चौटाला साहब के खिलाफ सदा से रहा, इन लोगों ने किया, लेकिन लोग ये नहीं देख पा रहे कि उस आदमी ने कितने काम किए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गांव-गांव में जाकर उन्होंने खुले दरबार लगा के लोगों की समस्याओं को दूर किया है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो आपके जितनी भी पंचायतों के अंदर आपकी धर्मशालाएं हैं, उन सब के अंदर उन्होंने काम किया। नगर पालिकाओं के अंदर उन्होंने इवन देन शमशान तकों को पक्का कराया गया। जिन रास्तों पे लोग जा नहीं सकते थे, उन सब लोग रास्तों को पक्का कराया। और साथ में कोई भी एक ऐसी चीज़ बताइए दुष्प्रचार के अलावा कि जो चौटाला साहब ने क्राइम को कंट्रोल किया, जो हरियाणा के व्यापारी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी। उस वक्त चौटाला साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया। बिजली का 1 सेकंड के लिए भी कभी चौटाला साहब के शासन में कट नहीं हुआ और गांव को भी 12 से 18 घंटे तक बिजली मिली। तो मैं तो समझता हूं कि उनसे अच्छा प्रशासक शायद अभी तक तो हरियाणा को नहीं मिला है। प्रशासक की आपने बात करी, जैसा अभी जिस तरीके से चौटाला साहब संगठन खड़ा करेंगे और सब चीज़ें होंगी, और उम्मीद भी की जा रही है कि बहुत जल्द जो है कुछ ना कुछ हरियाणा में चमत्कारिक हो सकता है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से चौटाला साहब पहला कौन सा फैसला ले सकते हैं, अगर मान लिया जाए उनको आज मुख्यमंत्री की कमान मिलती है तो?
सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो ये काले कानून कृषि के लागू किए हैं, इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि चौटाला साहब सबसे पहले एक्शन लेंगे। क्यों? ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक आम आदमी इससे इफ़ेक्ट होता है। आज सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है। क्यों है? क्योंकि सरसों की खरीद प्राइवेट हाथों में चली गई, और सिर्फ एक चीज़ प्राइवेट हाथ में जाने का आपके सामने रिजल्ट है कि 100 रुपये से वो 200 रुपये का हो गया। ऐसे ही दालें हैं, आटा है, चावल है, फल है, सब्जियां हैं, ये सब प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। किसान तो बर्बाद हो ही जाएगा, किसान के साथ छोटा दुकानदार, आड़ती, और कोई भी नहीं बचेगा। आम आदमी जो नौकरी करता है 20,000 25,000 रुपये महीने की, जिसका आज रसोई का बजट 3,000 4,000 रुपये महीना है, वो 8 और 10,000 रुपये हो जाएगा। वो लोग कैसे गुजारा करेंगे? तो मैं किसान आंदोलन को एक आम आदमी का आंदोलन के रूप में देखता हूँ, और इफ़ेक्ट चूँकि इससे आम आदमी इफ़ेक्ट करेगा, तो चौधरी साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो ये काम करेंगे वो कृषि के काले कानूनों को वापस करवाने का काम करेंगे। कृषि के काले कानून तो खैर केंद्र से लागू हुए हैं, और बहुत जो गैर भाजपाई राज्य हैं उन्होंने कोशिश भी करी है, लेकिन उसमें कई तरीके की और चीज़ें हैं। एक चीज़ आपसे और जाननी थी जैन साहब, कि आपके पुराने साथी रहे अशोक अरोड़ा जी, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनसे जब कल मीडिया ने बात करी तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि चौटाला के साहब के आने से कोई खास फ़र्क पड़ेगा, चूँकि अब वो कांग्रेस में चले गए, उनकी अपना राजनीतिक दल अलग हो गया है। आप ये देखिए, काले कानून किसकी देन है? ये बनाए तो कांग्रेस ने थे, लागू बीजेपी ने किए हैं, तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास तो करेंगे। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस, मतलब कृषि कानूनों में कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है? हाँ, ये बनाए कांग्रेस ने थे, चूँकि कांग्रेस के पास उस वक्त मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो लागू नहीं कर पाए। बीजेपी में मेजॉरिटी है, उन्होंने लागू कर दिया। दोषी दोनों बराबर है। तो आज फिर कांग्रेस ऐसा क्यों प्रचार कर रही है कि वो किसानों के साथ है और उसके खिलाफ है? किसानों के साथ कांग्रेस है, क्या किया है कांग्रेस ने? किसानों के साथ उन्होंने क्या किया है? आप देखिए, किसानों ने उस वक्त ये कहा था कि आप इस्तीफ़ा देकर हमारे साथ आओ। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ऐसा किया। पता लगा कि किसान का सच्चा साथी है, सच्चा हितैषी है। दूसरी बात, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के आंदोलन में अस्पताल दिए, वहाँ उन लोगों के लिए टेंट लगवाए, उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भुनाना चाहती है, लेकिन इस प्रदेश का किसान जानता है कि असलियत क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि सच्चे किसान हितैषी जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के जब सरकार की या राज्य की हम बात करें याद आती है, तो कुछ ऐसे विवादित मुद्दे भी या कहीं कांड भी याद आते हैं जो कि किसानों के और सरकार के बीच, इनेलो सरकार के बीच टकराव का कारण बने। उसको आप किस तरीके से फिर जस्टिफाई करेंगे कि जब सवाल उठेंगे उस पर? नहीं, जस्टिफाइड करने की बात नहीं है उसमें। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब की सरकार को बदनाम करने के लिए, जिसके अंदर कुछ उस वक़्त के ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और उसके बाद किसानों को भी समझ में आया कि हाँ, ये वाकई चौटाला साहब को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लोग इनेलो के साथ है, चौटाला साहब के साथ है। चलिए सर, किसानों की बात हुई, उन्हें एक चीज़ और रह गई, देवीलाल जी की विरासत जो है चौटाला साहब ने आगे बढ़ाई, ठीक है। अब उस विरासत के आगे एक दूसरा हिस्सा भी है, जेजेपी जब जिक्र आता है। जेजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पूरा प्रचार किया भाजपा के खिलाफ, और आज भाजपा के साथ सरकार में। चौटाला साहब ने उनको गद्दार तक कहा, ठीक है। अब आप क्या मानते हैं कि परिवार फिर से एक होगा, इस दिशा में काम होगा, या चौटाला साहब अलग राह पकड़ेंगे? नहीं, चौटाला साहब की अपनी राह शुरू से वही है, लोगों के बीच में रहना, लोगों की भलाई का काम करना। तो जेजेपी से आप वापसी क्या साथ देंगे? जेजेपी से जो जेजेपी का वोटर है, वैचारिक तौर पे वो वोटर
कभी भी कांग्रेस और बीजेपी का वोटर नहीं रहा। वो वोटर हमारा है। ठीक है, भटक गए, गुमराह हो गए कुछ लोग उस वक्त, अब वो लोग वापस आ रहे हैं, आ नहीं जाएंगे, आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई जेजेपी कहाँ है, लोगों के बीच के अंदर वो लोग जा नहीं सकते, अपने डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी वो लोग लोगों में प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में जेजेपी तो कहीं पे भी नहीं है। चलिए जैन साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि असली खबर के दर्शकों को जो है आप इसी तरीके से अपडेट करते रहें और हम भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपका सर बड़ा धन्यवाद।